हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसे हमने पहले पार्ट फर्स्ट स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। ये जो है ये पार्ट 2-3 पार्ट में पूरा होगा। एक पार्ट मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। अब आज हम दूसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं, ये आपको कल मिल जाएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में हमने कहाँ तक क्या पढ़ा था, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे का पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने स्टार्ट किया था ये पदार्थ की संरचना, पदार्थ की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। और स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में हमने एक तो सबसे पहले मैटर का अर्थ यानी मीनिंग वो हमने कल बताया था। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी पदार्थ का वर्गीकरण, और वर्गीकरण में उसको बांटने के हमने दो आधार रखे थे, एक तो भौतिक अवस्था और दूसरा हमने रखा है केमिकल कंपोजिशन यानी रासायनिक संगठन के आधार पे। तो कल हमने पहले पार्ट के अंदर भौतिक अवस्था के आधार पे हमने इसके प्रकार लिखे थे 5 प्रकार, और 5 प्रकार में एक गैस अवस्था, एक द्रव अवस्था, एक ठोस अवस्था, एक प्लाज्मा के बारे में, और एक BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में हमने पीछे पार्ट फर्स्ट के अंदर किया था। अब इसके बाद पार्ट सेकंड में यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन यानी रासायनिक संगठन के आधार पे इसके प्रकार करेंगे। और रासायनिक संगठन वाले में अगर हम इसको थोड़ा लिखना चाहे तो रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर, और इसमें हमने इसके 2 पार्ट किए थे, और 2 प्रकार में एक तो शुद्ध पदार्थ प्योर, शुद्ध पदार्थ यानी प्योर मैटर, और एक हमने किया था अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ यानी इम्प्योर मैटर, यानी अशुद्ध पदार्थ। और शुद्ध के अंदर हमने 2 पार्ट लिखे थे, एक तो एलिमेंट यानी तत्व, और जैसे पीछे वाली वीडियो में बताया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 11वीं क्लास के लिए भी, 12वीं क्लास के लिए भी, छोटी क्लासों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है तत्व यानी एलिमेंट। और इसके अंदर दूसरा पार्ट हमने लिखा था यौगिक यानी कंपाउंड, यौगिक यानी कंपाउंड। और इस साइड में अशुद्ध वाले में इसका मुख्य एक प्रकार है जिसको हम लिखेंगे मिश्रण, और इस मिश्रण के बारे में अलग से पूरा पढ़ेंगे हम, मिक्सर। और इस मिश्रण के हमने 2 प्रकार लिखे थे पीछे वाली वीडियो में क्लासिफिकेशन में, और 2 प्रकार में एक तो लिखा था समांगी होमोजेनस, समांगी मिश्रण, और एक लिखा था हमने विषमांगी हिट्रोजिनस, विषमांगी मिश्रण। इधर वाले में यौगिक के अंदर हमने 2 प्रकार किए थे, एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक, और एक लिखा था हमने इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक वाला। एलिमेंट है, इस एलिमेंट में हम 3 करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे, इसमें 3 भाग करेंगे। इसमें तत्व में एक तो सबसे पहले मेटल यानी धातु, दूसरा करेंगे अधातु यानी नॉन मेटल, और थर्ड करेंगे इसमें मेटेलॉइड यानी उपधातु, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है यानी पदार्थ की संरचना का वर्गीकरण का सेकंड आधार रासायनिक संगठन के आधार पे यानी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। और इसमें फर्स्ट करेंगे शुद्ध पदार्थ, और पेपर में इस पे क्वेश्चन भी आता है बहुत बार कि निम्नलिखित में से पदार्थ का शुद्धतम रूप है, और शुद्धतम रूप के अंदर हमें 2 याद रखने हैं, एक तो तत्व और एक यौगिक। ये पदार्थ के शुद्ध रूप है, मिश्रण होता है पदार्थ का अशुद्ध रूप। अब शुद्ध रूप के अंदर तत्व और यौगिक है, और फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एलिमेंट तत्व के बारे में। तो आज आप अपनी कॉपी निकाल लो और उस कॉपी में आप साथ साथ लिखते जाओ, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट आएंगे जो आपको ढंग से याद रखने हैं। तो हम आज स्टार्ट करें तत्व यानी एलिमेंट। अब देखो तत्व में कौन कौन से पॉइंट हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखने, कौन कौन सी चीजें छोटी क्लास के बच्चों को भी आनी चाहिए, और ये केमिस्ट्री का सबसे आधारभूत टॉपिक है। अगर आपको ये टॉपिक आता है तो आप केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें इस टॉपिक के आधार पे भी समझ सकते हो। अब इसमें तत्व, तत्व यानी एलिमेंट, और तत्व में पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है
यानी सबसे पहले तत्वों को दर्शाने का तरीका देने वाला वैज्ञानिक। यानी तत्वों को संकेत के रूप में दर्शाएं तो यूं कह दें तत्व के बारे में बताने वाला व्यक्ति या वैज्ञानिक, या तत्व को दर्शाने वाला प्रथम व्यक्ति या वैज्ञानिक, तब किसका नाम आता है? ये नाम याद रखना है, बर्जिलियस। बर्जिलियस तत्व के बारे में बताने वाला पहला वैज्ञानिक, जिसका नाम क्या है? बर्जिलियस। और इस बर्जिलियस ने तत्व को दर्शाने का तरीका पेश किया था दुनिया के सामने कि एलिमेंट को किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखें, तत्व है क्या? अब तत्व में बहुत बार एक पॉइंट आता है कि तत्व में उपस्थित सभी परमाणु होते हैं, और वहां पर फिर अलग अलग ऑप्शन आते हैं कि सभी परमाणु समान होते हैं, सभी परमाणु असमान होते हैं, कुछ परमाणु समान और कुछ असमान होते हैं, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। इस प्रकार से आ जाए तो तत्व में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना आपको कि तत्व में उपस्थित सभी परमाणु बिल्कुल क्या होते हैं? समान। कोई भी परमाणु तत्व में अलग नहीं होता, एक ही तत्व में उपस्थित सभी परमाणु बिल्कुल क्या होते हैं? समान होते हैं। तो इसमें क्या लिखोगे आप कि तत्व में उपस्थित सभी परमाणु समान होते हैं, समान होते हैं। ये पॉइंट याद रखना है, तत्व में उपस्थित सभी परमाणु बिल्कुल क्या होते हैं? समान होते हैं। अब देखो तत्व में एक तो ये उपस्थित सभी परमाणु समान है, फिर इस तत्व में हमें एक पॉइंट अलग से पढ़ना है। इसमें जो बहुत सारे लोग जो पढ़ाते हैं उनमें अधिकतर इस चीज को बताते नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है ना कई बार कि जैसे लिख देते हैं ऐसे, यूरेनियम तत्व है 92-235, और क्वेश्चन क्या लिख दिया? यूरेनियम 92-235 में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। तत्व में हमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये निकालने हो। ये कैसे निकालें? तत्व को दर्शाएं कैसे? जब एलिमेंट को दर्शाते हैं, तत्व को दर्शाते हैं, तो उसमें कौन कौन सी चीजें हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है, उसमें कौन कौन से पॉइंट इसमें आपको यानी इसके अंदर ध्यान रखने हैं, कौन कौन से पॉइंट इसके अंदर आते हैं। अब देखो तत्व में नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट लिखना, तो तत्व में परिभाषा में तो एक याद रखना है, सभी परमाणु बिल्कुल समान। तत्व को दर्शाने वाला प्रथम व्यक्ति या वैज्ञानिक कौन है? बर्जिलियस। उसके बाद तत्व को दर्शाने का तरीका, दर्शाने का तरीका, और दर्शाने के तरीके में एलिमेंट को कैसे दर्शाएं, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं। अब देखो दर्शाने में माना कि x कोई एक एलिमेंट है, यानी x कोई एक तत्व है। x क्या है? ये एक तत्व है। जैसे इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हो आप, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कैल्शियम, आर्गन, जो भी आपकी मर्जी हो, यानी इसकी जगह कोई x कोई एक एलिमेंट है। और उस तत्व में आपको नीचे एक संख्या लिखी हुई मिलेगी, यहाँ नीचे, जिसको लिखते हैं हम 1 से Z से। ऊपर इसमें एक संख्या लिखी हुई मिलेगी जिसको लिखते हैं हम A से। ऊपर वाला लिखेंगे A से, नीचे वाला जो Z है ना, इसको बोलते हैं उस तत्व का परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं इसको? इस तत्व का परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर, या इसको परमाणु संख्या भी कहते हैं। और ऊपर वाला जो मान है ना A, इसको बोलते हैं उस तत्व की द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, ये इसको बोलते हैं एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु क्रमांक नीचे वाला, ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या, ये इसको नीचे वाले परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या भी बोलते हैं। अब इसमें याद क्या रखना है कि परमाणु क्रमांक जो होता है ना, वो उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। यानी परमाणु क्रमांक लिखोगे ना, ये किसके बराबर है? प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। ये प्रोटॉन की संख्या होती है हमेशा परमाणु क्रमांक। और ये जो द्रव्यमान संख्या है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये द्रव्यमान संख्या है उस परमाणु में प्रोटॉन की संख्या प्लस क्या होती है? न्यूट्रॉन की संख्या। क्या होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों का योग होता है ऊपर वाला मान। और अब यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है, अगर तत्व के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो, उस अवस्था में क्या करोगे? अब देखो नीचे वाला मान तो प्रोटॉन की संख्या, ऊपर वाला मान प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। हमें न्यूट्रॉन निकालना, ये प्राप्त करना हो, तो ये मान घटा दे,
ये बच जाएगा। इसका मतलब न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर, और एग्जाम में कई बार जनरली सीधा क्वेश्चन लिखा हुआ आता है कि किसी तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या होती है, तब फॉर्मूला लिखा हुआ आता है, और फॉर्मूले में न्यूट्रॉन बराबर निकालोगे ना तो द्रव्यमान संख्या ए और माइनस परमाणु क्रमांक क्या लिखोगे, जेड, ए माइनस जेड। ये न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला है। तो न्यूट्रॉन निकालोगे तो ऊपर वाले मान में से आपको नीचे वाला मान क्या करना है, घटाना है, ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब तत्व में नीचे वाला प्रोटॉन की संख्या जिसको परमाणु क्रमांक बोलते हैं, ऊपर वाला मान द्रव्यमान संख्या जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योग है। और अगर आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो तो ऊपर वाले मान में नीचे वाला मान घटाना, यानी द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, ये न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का जहां नंबर आए ना, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है, अगर परमाणु उदासीन हो, उदासीन परमाणु या न्यूट्रल है, अगर परमाणु क्या हो, उदासीन हो, उदासीन का मतलब उस परमाणु के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिले, जैसे नाइट्रोजन लिख दिया यूं, तत्व है उदासीन नाइट्रोजन, इस पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो, ये क्या है, उदासीन परमाणु है। तो अगर परमाणु उदासीन दिया हो या तत्व उदासीन हो, तो परमाणु अगर उदासीन है तो उदासीन परमाणु, उदासीन का मतलब न प्लस न माइनस, और न प्लस न माइनस यानी जीरो। जीरो कब होता है, जब प्लस आवेश बराबर क्या हो, माइनस आवेश के, और प्लस आवेश किस पे होता है, प्रोटॉन पर, और माइनस आवेश किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पर। इसका मतलब यानी प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो। तो अगर परमाणु उदासीन है उस अवस्था में प्रोटॉन की संख्या बराबर हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो अगर उदासीन हो ना, उस अवस्था में जो प्रोटॉन आएंगे वो उतने उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। और अगर उदासीन नहीं हो, धनावेशित या ऋणावेशित हो, ऋणावेशित परमाणु में, धनावेशित या ऋणावेशित परमाणु हो, उस अवस्था में क्या करना है, उदासीन में तो प्रोटॉन के बराबर है ही, अगर परमाणु पर प्लस आवेश आ जाए, धनावेश, जैसे ए प्लस, तो जितना प्लस आ जाए ना, अगर प्लस एक है तो क्या करेंगे, उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन में से एक को कम कर देंगे। अगर प्लस 2 लिखा हुआ आ जाए तो जितने उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उसमें से 2 कम कर देंगे। प्लस 3 आ जाए तो क्या कर देंगे, 3 कम कर देंगे। इसका मतलब उदासीन परमाणु के ऊपर अगर प्लस आवेश लिखा हुआ आ जाए, उस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या आती है, उतनी कमी हो जाती है उदासीन की तुलना में। और अगर उदासीन परमाणु में यहाँ प्लस की जगह यहाँ पर माइनस लिखा हुआ जाए, -1, तो क्या करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन उदासीन में है उससे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाते चले जाएंगे, तो 1 बढ़ा देंगे। अगर यहाँ -2 आ जाए तो 2 बढ़ा देंगे। तो अगर ऋणावेश में वृद्धि हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है। तो जितना -1 तो 1 अधिक, -2 तो 2 अधिक, -3 तो 3 अधिक हो जाएंगे। इसका मतलब ऋणावेश इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि को दर्शाता है, धनावेश इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या करता है, कमी को दर्शाता है। तो ये तत्व दर्शाने का तरीका है। अब देखो एग्जाम में इस पे क्वेश्चन क्या बनते हैं और प्रश्न कैसे बनाओगे। अब देखो इतना आपको याद होना चाहिए, ये अगर कोई एलिमेंट जैसे लिख दिया मैंने यहाँ यूरेनियम, अभी लिखा था मैंने यूरेनियम 92,235 लिखा ना, ये यूरेनियम 92,235। अब देखो इसमें अभी आपको पता है नीचे वाला मान हमेशा परमाणु क्रमांक कह दे, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक बताओ 92 यानी 92। यूरेनियम में प्रोटॉन की संख्या बताओ, प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, हमेशा सदैव फिक्स रहती है, कभी चेंज नहीं होती। कितनी होगी, 92। अब कहते हैं यूरेनियम की द्रव्यमान संख्या का मान बताओ, ऊपर वाला मान क्या है, द्रव्यमान संख्या, तो ऊपर वाला मान 235, 235, ये क्या होगी, द्रव्यमान संख्या होगी। अब कहते हैं कि इस यूरेनियम के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या बताओ, तो क्या करेंगे, न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले मान में से नीचे वाला मान घटाते हैं, यानी 235 माइनस 92, 92, 143, 143 न्यूट्रॉन आ गई। अब कहते इलेक्ट्रॉन बताओ। अब इलेक्ट्रॉन में यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, उदासीन है। उदासीन का मतलब उदासीन में प्रोटॉन की संख्या के बराबर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब कितने प्रोटॉन है, 92, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 92 हो जाएगी। तो ऐसे इस प्रकार से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आपको निकालने इसमें आने चाहिए। किसमें,
किसी भी तत्व के अंदर लिखा हुआ आ जाए तो आप आराम से निकाल सकते हो। अब जैसे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, इनके हमें थोड़े से करने हैं, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं एग्जाम में। और इसमें कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आए, अभी एक दो क्वेश्चन बताऊंगा आपको मैं कौन कौन से किस प्रकार से क्वेश्चन आए। अब देखो प्रश्न में कि तत्व, अब कहते हैं इसके लिए परमाणु क्रमांक बताओ, ये हमें थोड़ा सा करके देखना है। तत्व में द्रव्यमान संख्या का मान बताओ, तत्व के लिए प्रोटॉन की संख्या बताओ, तत्व के लिए न्यूट्रॉन की संख्या बताओ, तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। और हम कुछ एग्जाम्पल लिखें और ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है, पूरी करनी है। जैसे लिख दें यहाँ नाइट्रोजन 7 14, ऑक्सीजन 8 16 -2 लिख दिया ऊपर, कार्बन 6 14 ऐसे लिख दिया यूं, सोडियम 11 23 ऐसे लिख दिए। और पूछ लिया आपसे कि इनमें इन सारणी को आपको पूरा करना है, तो आप क्या करोगे, तत्व नाइट्रोजन के लिए निकालने हैं मान, नाइट्रोजन में परमाणु क्रमांक Z का मान, अब Z का मान निकालोगे ना तो Z के मान में नीचे वाला मान हमेशा क्या होता है, Z का मान होता है नीचे वाला मान, तो नीचे वाला मान Z का मान कितना है 7। ए द्रव्यमान संख्या कौन सी है, ऊपर वाली कितनी है 14। प्रोटॉन की संख्या उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, अभी बताया था, कितनी होगी 7। न्यूट्रॉन की संख्या ऊपर वाले मान में नीचे वाला मान घटा दो, क्या कितने आगे 14 - 7 यानी 7। इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के बराबर क्या होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन है 7, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 7। इस प्रकार से इसमें निकालने हो कितने परमाणु क्रमांक 8 8। द्रव्यमान संख्या ऊपर वाला मान कितना है 16। फिर प्रोटॉन निकालने, प्रोटॉन परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं हमेशा, कभी चेंज नहीं होता, कितने हो गए 8। न्यूट्रॉन निकालने तो ऊपर वाले मान में नीचे वाला मान घटाना, कुछ नहीं करना, कितना आ गया 8। इलेक्ट्रॉन निकालने पहले कितने थे उदासीन में 8 थे, अभी मैंने कहा तो माइनस आते इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो पहले 8 थे, -2 का तो 2 बढ़ गए, 8 और 2 कितने हो गए 10, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ चेंज हो गए 10 हो गए। अब यहाँ परमाणु क्रमांक कितने 6। ए द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, ऊपर वाला मान 14। कितने प्रोटॉन हो गए, नीचे वाला मान प्रोटॉन की संख्या 6। कितने न्यूट्रॉन हो गए, ऊपर वाले मान नीचे वाला मान घटा दो, कितना आगे 14 - 6 कितने आगे 8। और इलेक्ट्रॉन निकालने उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन निकालो, कितने आगे 14, यहाँ 6 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 6 हो जाएंगे। अब जैसे मान लो सोडियम है, अगर मैं इसको प्लस कर दूं, मान लो चलो प्लस कर दिया, अब परमाणु क्रमांक 11 ही, द्रव्यमान संख्या ऊपर वाला 2 3 23, यानी प्रोटॉन की संख्या नीचे वाला मान हमेशा प्रोटॉन की संख्या होता है, कितना है 11। न्यूट्रॉन निकालना है, ऊपर वाले में नीचे वाला घटाना है, 23 - 11 कितने हो गए 12। अब इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे 11 थे, प्लस 1 मतलब प्लस आते इलेक्ट्रॉन घटेंगे, तो 1 कम हो गया 10, 11 - 1 कितना हो गया 10, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 आ गए। इस तरह से अगर कोई भी एलिमेंट, यानी एक तो आपको तत्व या कोई आयन लिखा हुआ मिल जाए, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या ये सभी ज्ञात करनी हो, तो ये थोड़ी सी आपको निकालनी आनी चाहिए। इसी हिसाब से जब आपको पता होगा कौन सा मान क्या है, तब आप आराम से इसका मान निकाल सकते हो। एक तो ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तब आप कर सकते हो, सबसे इजी क्वेश्चन ये इसी प्रकार का है। अब देखो पीछे एग्जाम में क्वेश्चन जो आए ना, बेटा लिख लिया ना ये तो, अब देखो पीछे एग्जाम में क्वेश्चन आए, उन एग्जाम क्वेश्चनों में क्या पूछा गया, क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख दिया स्टेटमेंट, ऐसे इसी प्रकार से तत्व या परमाणु या आयन आपको लिखा हुआ दिया नहीं, वो स्टेटमेंट लिख दिया, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको बनाना है, बना के देखना है। अब प्रश्न क्या आ गया, एक बार ये आ गया कि द्विविध नावेशित, क्वेश्चन क्या आया कि द्विविध नावेशित जिंक आयन, द्विविध नावेशित जिंक आयन की द्रव्यमान संख्या का मान, की द्रव्यमान संख्या का मान लिख दिया 70 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, प्रश्न लिख दिया ये। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है
ये पॉइंट लिख दिया द्विविध आवेशित जिंक आयन। अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, सब कुछ आपको पहले तो बनाना है, एलिमेंट कौन सा है बना के फिर निकालना। अब द्विविध आवेशित जिंक आयन Zn, द्विविध आवेशित मतलब +2 कि द्रव्यमान संख्या का मान कितना है 70। नीचे वाला मान आपको दिया नहीं है, इसका मतलब आपसे अपेक्षा करते हैं कि आपको ज्यादा नहीं तो कम से कम परमाणु क्रमांक 20-30 तक तो तत्वों के नाम और उनकी परमाणु क्रमांक आते होंगे। आगे अलग से पढ़ेंगे, वर्गीकरण करेंगे ना, तब किस तत्व है क्या परमाणु क्रमांक कहाँ तक आपको याद रखनी है वो। तो जिंक का कितना होता है 30 और 30 सबको पता है, तो जिंक का कितना होता है परमाणु क्रमांक 30 होता है। ये आपसे पूछ लिया गया, यानी एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन पूछ लिए गए। जिंक का परमाणु क्रमांक आपको पता है 30। फिर पूछा न्यूट्रॉन कितने, अभी हमने कहा कि न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले मान में नीचे वाला मान घटा देते हैं। अब उसने लिख दिया द्विविध आवेशित जिंक आयन। अधिकतर विद्यार्थियों ने क्या किया कि द्विविध आवेशित +2, तो और पहला उसमें ऑप्शन क्या था, पहला ऑप्शन ये था 38, दूसरा लिख दिया 30, तीसरा लिख दिया यूं 40, चौथा ऑप्शन आ गया यूं 70। 4 ऑप्शन लिख दिए, पूछ लिया उत्तर कौन सा है, न्यूट्रॉन की संख्या। अधिकतर विद्यार्थियों ने क्या किया 70 - 30 40 न्यूट्रॉन +2 मतलब 2 कम हो गए 38, पहला ऑप्शन 38 दे रखा तैयार। एग्जामिनर को सब ध्यान रहता है कि गलती कहाँ हो सकती है, विद्यार्थियों का ध्यान कहाँ जाएगा, तो हमेशा एग्जामिनर उस क्वेश्चन की उस पार्ट पे विद्यार्थियों का ध्यान फोकस करता है जिससे गलती होने की संभावना रहे। तो तुरंत क्या विद्यार्थियों ने 38 कर दिया, देखते सोचने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन वास्तव में प्लस और माइनस अगर लगा हो तो उस अवस्था में केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन होता है, बाकी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए प्लस और माइनस लिखा हुआ है तब इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अलग करना है, बाकी न्यूट्रॉन निकालोगे तब आपको यही काम में लेना है। न्यूट्रॉन निकालो कुछ भी आ जाए, ऊपर वाले मान में नीचे वाला मान आपको कम करना है बस। तो 70 - 40 कितना आएंगे, ये 70 - 30 कितने आ जाएंगे 40, यानी न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 40। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा इसका 40 हो जाएगा। ये क्वेश्चन लिख दिया ऐसे, या फिर कई बार है ना थोड़ा क्वेश्चन लिखते हैं ऐसे। और एक बार ये क्वेश्चन है कि यूरेनियम 92 और 235, यूरेनियम 92 235 में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या क्रमशः होगी, किसने लिख दिया। और वहां ऑप्शन क्या लिख दिया ऐसे, पहला ऑप्शन 92 143, दूसरा लिख दिया यहाँ 92 235, तीसरा लिख दिया ऑप्शन यहाँ 143 92, चौथा लिख दिया यहाँ पर 235 92, ऐसे 4 ऑप्शन लिख दिए। और पूछ लिया कि इसके अंदर न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या क्रमशः होगी। ये लिखते ही विद्यार्थी क्या करते हैं, यूरेनियम 235 को पकड़ लिया, पकड़ के हम निकालने लगते हैं कि प्रोटॉन 92 है, न्यूट्रॉन का बताया सर ने 235 में से 92 घटा दो, न्यूट्रॉन 143, आते ही ऑप्शन तैयार है, प्रोटॉन 92 न्यूट्रॉन 143 कर दिया। लेकिन ये सही है, आपने निकाला सही है, लेकिन यहां पर क्या हुआ क्रमशः होगी। अब यहां पर ऑप्शन में क्या आ गया कि न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या क्रमशः, यानी पहले न्यूट्रॉन उसके बाद प्रोटॉन, यानी पहले 143 ऑप्शन में है, उसके बाद क्या है 92, पहले 143 उसके बाद 92, तो उत्तर कौन सा होगा 143 92, न कि ये दोनों ही सही है। 92 143 प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, सही है, लेकिन उल्टा लिखा है प्रश्न में, पहले न्यूट्रॉन है उसके बाद प्रोटॉन होने चाहिए, तो उत्तर कौन सा हो गया 143 और 92। तो इस प्रकार से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हम जल्दबाजी में आते हुए गलत कर देते हैं। तो एक तो तत्व है क्या, उसको दर्शाने का तरीका, फिर उस तत्व में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको जनरली निकालनी सबको आनी चाहिए। तो एक सबसे मेन पॉइंट तो ये कि तत्व के बारे में, और इसमें जनरली सभी छोटे मोटे एग्जाम में, छोटी क्लासों के अंदर भी 9th 10th 11th 12th सब के अंदर ये काम की चीज है कि तत्व के लिए इन चीजों को किस प्रकार से हम निकालने का तरीका क्या। एक तो ये तत्व दर्शाने का तरीका, और तत्व में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का तरीका। इसके बाद तत्व के अंदर थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि तत्व जो है, अभी हमने किया कि तत्व है, तत्व को रासायनिक संगठन के आधार पे शुद्ध, ये तत्व को 3 भागों में बांटा हमने कि मेटल, नॉन मेटल और मेटेलोइड। तो तत्व इसको हम 3 प्रकार में बांट सकते हैं, और 3 प्रकार कौन कौन से हैं तत्व के, तो तत्व है
इसी प्रकार से टेबल बना लो एक, उस टेबल में इसी प्रकार से इसके नीचे इसके कुछ पॉइंट लिखते चले जाएंगे। 3 टाइप, एक तो क्या इसमें तत्व में धातु यानी मेटल, धातु। एक को बोलते हैं अधातु, अधातु यानी नॉन मेटल, नॉन मेटल। और एक है उपधातु, मेटेलॉइड, उपधातु। ये 3 है। अब देखो प्रकृति में जितने भी तत्व पाए जाते हैं, हम कई बार पूछते हैं कि प्रकृति में ज्ञात तत्वों की संख्या है, जनरली अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा, कहीं 112, 118, कहीं 122 भी आवर्त सारणी में लिखे मिले। लेकिन जहां तक IUPAC का सिस्टम है वहां तक प्रकृति में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 118। कुल ज्ञात तत्व 118 है प्रकृति में, ये पॉइंट आपको याद रखना है। NCERT बुक वगैरह किताबों में 118 दे रखे हैं, ये आपको याद रखना है। ज्ञात तत्वों की संख्या 118 होती है। एक तो ये। दूसरा, इन तत्वों में सबसे अधिक मात्रा में एलिमेंट कौन से हैं? धातु वाले, लगभग 90 से प्लस, यानी 90 से ऊपर, 92 इससे ज्यादा एलिमेंट धातु है। उसके बाद सेकंड नंबर आता है अधातु का। लास्ट में सबसे कम कौन से हैं? उपधातु है, ये 5-6 उपधातु है। बाकी अधातु है, ये 15-20 अधातु है। बाकी धातु जो है ये 92 प्लस अधातु है। ये तो धातु के अंदर क्या है, हमें देखो याद क्या रखना है? धातु के कुछ गुण याद रखने हैं कि धातु में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, धातु में गुण। अब गुण में धातु को ही पकड़ लो आप, एक कोई भी एलिमेंट धातु, और धातु जैसे सोना है, चांदी है, जो भी है, कॉपर है, इन सबको आप पकड़ लो। इनमें जो गुण पाए जाएंगे सभी के धातुओं के अंदर गुण पाए जाएंगे। अब धातु कई बार परिभाषा पूछते हैं, धातु को परिभाषित कीजिए। अब कई लिखते हैं कि धातु में धात्विक चमक होती है, धातु में आघातवर्धनीयता होती है, लेकिन वास्तव में धातु की सबसे एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखते हैं उनको क्या बोलते हैं? धातु। तो धातु क्या इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। तो पहला गुण कौन सा मेन गुण धातु का? कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। दूसरा पॉइंट, अभी जैसे हमने कहा था कि धातुओं में क्या होती है? आघात वर्धनीयता पाई जाती है। आघात वर्धनीयता, आघात मतलब चोट करने पर, वर्धनीयता यानी फैलना, आघात वर्धनीय यानी मिलिबिलिटी, यानी चोट करने पर चद्दर की तरह फैल जाना। इस गुण को बोलते हैं आघात वर्धनीयता। अगर आप लिखना चाहो लिख सकते हो अलग से पॉइंट कि आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं। छोटी क्लास में आता है तो क्या लिखोगे कि धातुओं को पीटने पर वह चद्दर के समान फैल जाती है। तो धातुओं के इस गुण को आघात वर्धनीयता या मिलिबिलिटी कहा जाता है। तो आघात वर्धनीयता मतलब धातुओं में चद्दर की तरह फैलने का गुण होता है। तो धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। एक पॉइंट ये ध्यान रखना है, और यहां पर अब एक पॉइंट याद रखना है, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है। तो किसका नाम याद रखेंगे हम? सोने का। सोना सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है। आप देखते हो सोने के आभूषण वगैरह आते हैं, अंगूठियां हैं, हार है, जो भी है, आप देखते हो कि 2 ग्राम की अंगूठी क्या करते हैं सुनार, यानी 2 ग्राम की अंगूठी को यानी चौड़ा करके यानी फैलाकर पीट कर इतनी बड़ी कर देते हैं, देखने में बहुत बड़ी लगती है। तो उसका गुण कौन सा? वो आघात वर्धनीय, यानी चोट करने पर क्या चद्दर की तरह फैल जाती है। तो सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु, सबसे अधिक में किसका नाम आएगा? सोना है। सोने का संकेत क्या लिखते हैं? AU, ओरियम। क्या बोलते हैं सोने को? सोने को बोलते हैं AU यानी ओरियम, AU से लिखते हैं। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? सोना है। उसके बाद 3 नंबर, धातुओं में तन्यता का गुण भी पाया जाता है, यानी डक्टाइल नेचर।
तन्यता मतलब धातुओं को खींचने पर ये लंबे तार की तरह हो जाती है, खींचो लंबे तार बन जाएंगे, तार की तरह हो जाएगी। इस गुण को बोलते धातुओं की तन्यता यानी डक्टाइल नेचर। तो यानी धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, एक याद रखना है। उसके बाद चौथा पॉइंट, धातुओं में क्या होती है, धात्विक चमक होती है, लस्टर। धात्विक चमक मतलब धातु को अगर आप प्रकाश में रखोगे ना तो धातु के अंदर क्या है, दूर से देखोगे तो आपको चमकती हुई दिखाई देगी। इस गुण को बहुत धातुओं में धात्विक चमक। इसका कारण क्या है कि जब धातु प्रकाश गिरेगा तो क्या करती है, धातुओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, प्रकाश का अवशोषण कर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, और जब वे उच्च से वापस निम्न में आते हैं तो वापस प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, और वही प्रकाश हमारे तक पहुंचता है, तो हमें क्या दूर से चमकती हुई दिखाई देती है। तो इसमें इस गुण को बोलते धातुओं में धात्विक चमक। तो धातुओं में क्या है, धात्विक चमक यानी लस्टर, इंग्लिश में बोलते लस्टर। तो धात्विक चमक पाई जाती है, धात्विक चमक पाई जाती है। इसके अलावा धातुओं में क्या है, ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता होती है। स्कूलों में जैसे बेल घंटी वगैरह होती है लोहे धातु की भी, उसको आप जोर से पीटते हो तो दूर तक सुनती है। धातुओं में क्या है, ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, यानी धातुओं में क्या है, ध्वनि यानी सोरोनस, ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता धातुओं के अंदर भी पाई जाती है। अब देखो धातुओं के अंदर 2-4 पॉइंट अलग से याद रखने हैं, और उन पॉइंटों में एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कई बार कि सबसे हल्की धातु है, उस अवस्था में किसका नाम आएगा, लिथियम। अलग से लिख लो पॉइंट, आप कॉपी में लिख लो कि सबसे हल्की धातु है तब किसका नाम आता है, लिथियम का। या आ जाए सबसे भारी धातु है, या जिस धातु का घनत्व का मान सबसे ज्यादा होता है, उस अवस्था में किसका नाम आएगा, ओस्मियम, ओएस। किसका नाम आएगा, ओस्मियम। यानी जिस धातु की घनत्व का मान सबसे ज्यादा, या कहते हैं जिस धातु के लिए भार का मान या सबसे भारी धातु कौन सी, उस अवस्था में किसका नाम आएगा, ओस्मियम का। सबसे भारी धातु या सबसे अधिक घनत्व वाली धातु का नाम क्या है, ओस्मियम है, सबसे भारी। या फिर कई बार आता है कि ऐसी धातु जिसको चाकू की सहायता से काटा जा सकता है, उस अवस्था में चाकू की सहायता में, अभी हम अलग से पढ़ेंगे आवर्त सारणी का थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे, जब एलिमेंट का नाम आया अलग से बाद में पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे कि आवर्त सारणी में ऐसे खड़े खाने उनको बोलते हैं वर्ग, टेढ़े खाने ऐसे उनको बोलते हैं आवर्त। तो खड़े खाने वर्ग जो है ना, उन वर्ग में पहला जो वर्ग है उनको बोलते हैं क्षारीय धातुएं, एल्कली मेटल। और क्षारीय धातुओं में हाइड्रोजन जो ऊपर वाला पहला एलिमेंट धातु नहीं है, वो अधातु है, उसको छोड़ दो, बाकी नीचे वाले एलिमेंट है वो क्षारीय धातु, उनको आप चाकू से काट सकते हो। लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये धातुएं क्या है, बहुत नरम होती है, इनको चाकू से आप काट सकते हो। मुख्य रूप से जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो मुख्य रूप से सोडियम का नाम लिखा हुआ आता है कि सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं। और आपने लेब वगैरह में देखा है, सोडियम वगैरह देखा ही है लेब में कि सोडियम को केरोसिन तेल में रखते हैं, बाहर निकालते हैं, उसको आपने पानी में डाल के देखा कभी, जोर से क्या रिएक्शन होती है, उसमें आग लग जाती है। इसका मतलब सोडियम है, उसको आप चाकू से काट सकते हो। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि सोडियम को किस में रखा जाता है, किस में, केरोसिन तेल में सोडियम को रखा जाता है। तो याद रखना है कि सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। इसके अलावा याद रखना है कि धातुएं जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेती है। अगर धातु खुली छोड़ोगे ना, आप बोलते हो कि धातुओं पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, तो वो क्या है, लोहे की बाहरी वातावरण के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया है। तो धातु कोई भी हो वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, और जो तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करेगा वो क्या बनाएगा, हमेशा ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, ऑक्साइड। ऑक्सीजन के जुड़ने से बनने वाले कंपाउंड क्या कहलाएंगे, ऑक्साइड कहलाएंगे। तो ऑक्साइड बनाएगा ये। और धातुओं के ऑक्साइड, जैसे अभी कहा ना हमने कि सोडियम को केरोसिन तेल से बाहर निकाल के पानी में डाले तो जिस रिएक्शन करता है और उसमें धुआं निकलता है, और धुआं निकलेगा ना, उस अवस्था में सोडियम है यूं, और अगर इसको जल में डाला ना ऐसे H2O डालते ही इस प्रकार से क्या करेगा, ये जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार ये बना लेगा। प्लस
साथ में क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस H2। यानी जो धुआं सा निकला वो कौन सी गैस है, वो हाइड्रोजन गैस निकलती है। और सोडियम घुलने के बाद क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और इस क्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है। तो ये क्रिया कौन सी ऊष्मा क्षेपी है। इसका मतलब धातुएं जल के साथ क्रिया कर रही है। ऐसी धातुएं क्या है, बाहरी वातावरण में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करे, और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर जुड़ने के बाद बढ़ेगा ऑक्साइड। धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करती है। और धातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि धातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय। ये ध्यान रखना है। ऑक्साइडों को अगर पानी में घोलोगे ना आप, तो ये ऑक्साइड क्षार में परिवर्तित हो जाते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय गुण, यानी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के हैं। इसमें आपको अलग से एक एक्सेप्शन याद रखना है, एक दो, ये दो अपवाद बोल दे, थोड़े अलग से याद रखने है। तो धातु का ऑक्साइड लेकिन क्षारीय नहीं है, वो क्या है, अम्लीय है। और उसमें एक तो KMnO4 में, KMnO4 है ना, इसको यूं लिखा मिलता है ऐसे, के हटा दे तो MnO4-, ये ऑक्साइड। एक ये K2 पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, इसमें ये लिखा मिलेगा Cr2O7- का 2, ये ऑक्साइड। ये दोनों ऑक्साइड क्षारीय नहीं है। किस प्रकृति के, ये अम्लीय गुण वाले हैं। ये अम्ल की तरह काम करते हैं। ये अम्ल का निर्माण करते हैं, पानी में घुलने के बाद अम्ल बनाएंगे, इसलिए ये दो ऑक्साइड अम्लीय है। बाकी अगर आपको याद रखना तो ये याद रखना है कि धातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के, तो क्षारीय गुण वाले होते हैं। और धातु जो है, अगर क्रिया करवाए धातु की जल के साथ, किसका निर्माण होगा, NaOH क्या है, क्षार है, तो क्षार। तो धातु क्या करती है, धातुओं को जल में डालने पर ये क्षार का निर्माण करती है। या धातु ऑक्साइडों को जल में डालने पर भी क्या बनते हैं, क्षार बनते हैं। इसलिए धातु ऑक्साइड के क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड क्षारीय है। और धातुओं की जल से अभिक्रिया करने से कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो छोटी क्लास में लिखा मिलेगा, गैस बाहर निकली, उसके ऊपर जलती हुई तीर ले जाने पर पट पट की आवाज के साथ जलती है। तो पट पट की आवाज के साथ जलती हुई गैस कौन सी है, वह है हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस क्या है, पट पट की आवाज के साथ जलती है, आपको महसूस होगी। तो धातु जल के साथ क्रिया करके क्या है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। ये थोड़े से आपको धातुओं में 2-4 ये पॉइंट याद रखने हैं। कई बार पूछते हैं सबसे अधिक गलनांक व क्वथनांक वाली धातु है, या कई बार एग्जाम में जैसे रिट में एक बार क्वेश्चन भी आया था कि टंगस्टन का प्रतीक है, तत्वों को दर्शाने का प्रतीक अलग से लिखेंगे हम, तो उसमें टंगस्टन का प्रतीक है, वहां गया। तो सबसे अधिक गलनांक क्वथनांक वाली धातु का नाम आएगा, किसका नाम आएगा, टंगस्टन, जिसको W से लिखते हैं, वोल्फ्राम, लेटिन नाम इसका वोल्फ्राम से बना है W। तो सबसे अधिक गलनांक क्वथनांक की धातु कौन सी होती है, टंगस्टन। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। और इसके अलावा अलग से जब आवर्त सारणी पढ़ेंगे ना, तब अलग से कुछ वो फैक्ट लिखवाएंगे आपको। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व है, ठोस अवस्था में कितने, द्रव अवस्था में 5 एलिमेंट द्रव हैं, 11 एलिमेंट गैस है, कौन कौन से गैस है, अलग से आपको पूरा अलग से उनका डाटा आपको लिखवाएंगे। अभी तो हम जनरल कर रहे हैं कि धातु कौन सी है, धातु कौन सी है, धातु कौन सी, ये चीज नहीं। अब धातु के अंदर तो ये मेन पॉइंट आपको याद रखना, धातु में जो गुण ये पाए जाते हैं सारी धातुएं हैं। और धातुओं का गलनांक क्वथनांक का मान क्या होता है, ज्यादा होता है, जल्दी से पिघलती नहीं, लेकिन लिथियम है, सोडियम, इनका आसानी से क्या ये पिघल जाते हैं। इसके बाद धातु के बाद हम सेकंड पढ़ेंगे अधातु वाला, नॉन मेटल। और अधातु वाले में आपको याद रखना है कि धातु का जस्ट उल्टा क्या होता है, अधातु। जैसे इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने का गुण पाया जाता धातु में, अधातु में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती। तो आप लिखते जाओ साथ साथ में, इसका जस्ट उल्टा लिखना है कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। फिर लिखना है दूसरा पॉइंट कि धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। अधातु में क्या लिखोगे, आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है, इनमें भंगुरता होती है, भंगुरता का गुण पाया जाता है। भंगुरता मतलब थोड़ी सी चोट करते ही टुकड़ों के अंदर क्या बिखर जा रहा है, टूट जाना, उसको बोलते हैं भंगुरता। तो भंगुरता गुण किस में तो होता है, अधातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है। इसके अलावा
तन्यता का गुण पाया जाता है धातुओं में, अधातुओं में इस प्रकार से तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। इसके अलावा धातुओं में धात्विक चमक होती है, अधातुओं में धात्विक चमक नहीं पाई जाती। लेकिन इसका आपको अलग से एक पॉइंट याद रखना है, ऐसी अधातु जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है, आयोडीन, याद रखना ये आयोडीन में धात्विक चमक होती है। हीरा, हीरे में चमक होती है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में चमक होती है। ये तीनों अधातु है, फिर भी धातुओं की तरह इसमें चमक पाई जाती थी। एक्सेप्शन या अपवाद है, अलग से याद रखना। अधातु जिनमें चमक पाई जाती है वो आयोडीन, हीरा और ग्रेफाइट। और अधातुओं में किसी भी प्रकार की धातु की तरह ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। धातुओं को पीटते हैं तो तेज आवाज आती है, जिसको ध्वनि का गुण। अधातुओं को लकड़ी है या कोई अन्य अधातु है, कार्बन है, किसी भी अधातु को अगर आप पीटोगे तो उससे किसी प्रकार की कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। जैसे लोहे को पीटने पर तेज आवाज आती है, वैसी आवाज अधातुओं में नहीं पाई जाती। और अधातुओं में अधिकतर जो एलिमेंट है वो किस अवस्था में है? गैस। अधातु जो है ना वो ठोस भी है, द्रव्य भी है और गैस भी है। लेकिन धातु जो है ना, धातु, सभी धातु, एक पॉइंट ऐड करना चाहें तो सभी धातु क्या है? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना, धातुओं में धातु सभी ठोस अवस्था में। लेकिन कुछ धातु, जो 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं, जो ठोस नहीं है, द्रव अवस्था में है। जैसे एक सीजियम द्रव अवस्था में, एक गैलियम द्रव अवस्था में है। मरकरी, इस पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता, मरकरी पर, कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो किसका नाम आता है? मरकरी का। मरकरी क्या है? द्रव अवस्था में है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में भी है। इसके अलावा तो 3 ये जो है ना, मुख्य रूप से ये 3 क्या है? द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। एक फ्रांसियम भी है, Fr, और Fr पे क्वेश्चन आगे अलग से पढ़ेंगे आवर्त सारणी वाले में। एकमात्र ऐसा रेडियो एक्टिव तत्व है जो कि द्रव अवस्था में होता है, वो कौन सा होता है? फ्रांसियम। तो 4 चीजें जो है, ये 4 धातुएं द्रव अवस्था में। बाकी सभी धातुएं किस अवस्था में होती है? ठोस। कोई भी धातु गैसीय अवस्था में नहीं पाई जाती है। अब देखो अधातु जो है, अधातु में अधिकतर अधातु गैस अवस्था में है। सभी निष्क्रिय गैसें, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, सभी क्या है? गैस अवस्था में है, निष्क्रिय गैसें हैं सारी। इसके अलावा नाइट्रोजन अधातु गैस, ऑक्सीजन अधातु गैस, हाइड्रोजन अधातु गैस, क्लोरीन अधातु गैस, फ्लोरीन अधातु गैस, सभी अधिकतर गैस अवस्था में है। और इसके अलावा थोड़े बहुत है द्रव अवस्था में, और कई बार आता है अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। किसका नाम आता है? ब्रोमीन। याद रखना, ये एक ऐसा अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। किसका नाम आएगा? ब्रोमीन है। ये अधातु और द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा अधातुओं के गलनांक का क्वथनांक के मान धातु की तुलना में थोड़े कम होते हैं। यहाँ पर भी अपवाद है। ऐसा अधातु जिसका गलनांक का क्वथनांक का मान धातुओं से भी अधिक होता है। किसका होता है? हीरे का। हीरे का गलनांक का क्वथनांक का मान धातुओं से भी क्या होता है? ज़्यादा। तो ये एक अपवाद है, अधातु जिसका गलनांक का क्वथनांक धातु से भी ज़्यादा है। इसके अलावा धातु वाले में एक पॉइंट और ऐड करना चाहो, कर सकते हो आप, कि धातुएं विद्युत व उष्मा की चालक होती है। विद्युत और उष्मा की चालक होती है, यानी इसमें से लाइट पास हो सकती है। अगर आप लोहे को लाइट में लगाओ, करंट आ जाएगा। तो इसका मतलब धातुओं में विद्युत भी आ जा सकती है। उष्मा, अगर लोहे के डंडे को आप गर्म करो, धीरे धीरे क्या जब पूरा डंडा पीछे से गर्म हो जाएगा। धातुओं में क्या? उष्मा की चालकता होती है। तो विद्युत की भी चालकता और उष्मा दोनों की चालकता धातुओं में पाई जाती है। लेकिन अधातुओं में विद्युत व उष्मा की चालकता नहीं पाई जाती। लिख लो आप चाहे एक पॉइंट, कि अधातुओं में विद्युत उष्मा की चालकता नहीं होती। लेकिन यहाँ पर भी एक अपवाद है, अलग से लिखना। ये ऐसी अधातु जो विद्युत व उष्मा की चालक होती है। तो विद्युत की चालक अधातु कौन सी है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऐसा अधातु जो क्या होता है? विद्युत का चालक होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण। तो धातु और अधातु में थोड़े से आपको दोनों में अंतर याद रखने हैं, थोड़े से गुण याद रखने हैं। और बीच में मैंने बीच में पॉइंट जो बताए हैं वो आप थोड़ा सा बीच में वीडियो को पॉज करके आप साथ साथ लिखते चले जाओ। तो ये कुछ पॉइंट जो बोले मैंने बोर्ड पे नहीं लिख पाया, तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें। सभी ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और इसके बाद इसका तीसरा पॉइंट है वो है उपधातु, मेटेलॉइड। और उपधातु में ये 5 से उपधातु है। जो धातु और अधातु आवर्त सारणी पढ़ेंगे ना, तो आवर्त सारणी में बाईं तरफ वाला भाग धातु वाला है, दाईं तरफ वाला भाग अधातु वाला है। बीच में हम ऐसे जिग जैग लाइन खींचेंगे, ऐसे जिग जैग, ऐसे इस तरह से जिग जैग लाइन ऐसे। और जिग जैग लाइन के ऊपर जो है बॉर्डर के ऊपर धातु और अधातु के बॉर्डर के ऊपर कुछ एलिमेंट है, उनको बोलते हैं उपधातु, यानी जिनमें धातु वाले गुण भी होते हैं और अधातु वाले गुण, दोनों गुण पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं उपधातु। उपधातु में वहां लिखेंगे अलग से, हम आवर्त सारणी बनाएंगे तब बोरोन है ना, सिलिकन आएगा, जर्मेनियम आएगा, वहां आर्सेनिक आएगा। इस प्रकार से ये 5-6 एलिमेंट आएंगे जो किस प्रकृति के है, अधातु, ये सॉरी उपधातु वाले, जिनमें धातु की प्रकृति भी और अधातु। मतलब अगर ये सामान्य अवस्था में है तो ये विद्युत के चालक नहीं होते, उष्मा के चालक नहीं है, मतलब अधातु की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन जब इनका टेम्परेचर बढ़ाएं, ताप बढ़ाएं, तब ये धातु की तरह विद्युत का चालन स्टार्ट कर देते हैं, लाइट का इसमें चालन शुरू हो जाए, धातु की तरह काम करना शुरू कर देंगे। तो कम ताप पर अधातु, उस ताप पर धातु की तरह काम करते हैं, जिनको बोलते हैं मेटेलॉइड, उपधातु। और उपधातु में कई बार आप पढ़ते हो, इनको अर्धचालक भी बोलते हैं। सिलिकन, जर्मेनियम, इनका उपयोग क्या है, चिप में अर्धचालक के रूप में भी किया जाता है, सिलिकन और जर्मेनियम का। तो ये तो है तत्वों के 3 प्रकार। इनमें मैंने कुछ पॉइंट आपको बोल के बताए हैं, वो आप नोट कर ले। ये तो इनका क्लासिफिकेशन, तत्व के 3 प्रकारों का वर्गीकरण। फिर तत्व जो है ना, उनको गुणों के आधार पे अलग अलग आवर्त सारणी में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग इसको स्थान दिया। किस प्रकार से किस तत्व को किसने कहाँ रखा, कैसे रखने का आधार क्या है, क्यों रखा, आवश्यकता क्यों पड़ी, फिर उस सारणी कैसे बनी, सारणी बनने का कारण, और किसने सारणी बनाई, और सारणी में किस एलिमेंट को कहाँ पर रखा गया। थोड़ा सा हम आवर्त सारणी के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आप इसको थोड़ा ढंग से पढ़े कि तत्वों के रासायनिक संगठन में वर्गीकरण के अंदर तत्व जो है, उस तत्व के बारे में हमने पढ़ा है आज। और अगले वीडियो में तत्वों के वर्गीकरण के बारे में अलग से थोड़ा सा पढ़ेंगे। आवर्त सारणी, मेन जो आवर्त सारणी के बारे में बनाने का तरीका बताएंगे। फिर उसमें कौन कौन से मेन पॉइंट आपको याद रखने, वो आपको अलग से आपसे नोट डाउन करवाएंगे। उसके बाद तत्व खत्म हो जाएगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे यौगिक वाला, उसके बाद मिश्रण, उसके बाद फिर पदार्थ की संरचना खत्म हो जाएगा। तो इसके लगभग 2 वीडियो और बढ़ेंगे, तो टोटल 4 या 5 भाग में ये क्या है, आपका पदार्थ की संरचना वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद, नमस्कार।